वक्त एक बड़ी खबर, 4 आतंकियों की एनआईए रिमांड 10 दिन तक बढ़ा दी गई है। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान, आदिल की रिमांड बढ़ी है। आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट में चारों की पेशी हुई और कोर्ट में सभी 7 आरोपियों की पेशी हुई थी। आमिर, दानिश और शुएब को भी एनआईए ने कोर्ट में पेश किया था और 7 आतंकियों को लेकर एनआईए टीम पटियाला हाउस कोर्ट से निकल चुकी है। 10 दिन पहले ही रिमांड पर थी, 10 दिन तक रिमांड, और वो रिमांड आज खत्म हो गई, जिसके बाद आज फिर से पेश किया गया और 10 दिन ये रिमांड और बढ़ा दी गई है और 10 दिन तक और एनआईए के सवालों का जवाब देना होगा। इन चारों आतंकियों का दिल्ली ब्लास्ट केस में और कहां-कहां तार जुड़ रहे हैं। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सभी 7 आतंकियों के तार लश्कर तक जुड़ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 10 दिन की और रिमांड मिली है और इस रिमांड में कई सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। उन अनसुलझे सवालों के जवाब यहां पर एनआईए को देने होंगे। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट है? और 7 आतंकियों की पेशी हुई थी, इनमें से 4 को तो 10 दिन की रिमांड पर और भेजा गया है, बाकी 3 के बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, पहले 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा आदिल और इरफान शामिल थे। इन चारों की 10 दिन की कस्टडी खत्म हुई थी, कोर्ट में पेश किया गया, तमाम दलीलें रखी गई और कोर्ट ने उस पेशी के दौरान ये बोला कि 10 दिन की जो कस्टडी है, एनआईए कस्टडी, इनकी और बढ़ा दी गई। इसके पीछे एनआईए ने जो ग्राउंड रखा था उसमें ये बोला था कि शाहीन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाना है, क्योंकि वहां पे कैसे ये महिला ब्रिगेड के तौर पर एक पूरा नेटवर्क जैश का महिला ब्रिगेड खड़ा करने की इसकी कोशिश थी, उसको खंगालना है। आदिल को सहारनपुर लेकर जाना है, क्योंकि सहारनपुर के एक अस्पताल में वो बतौर डॉक्टर काम कर रहा था और वहीं से जो फंड वो लगातार रेज कर रहा था। कई ऐसे चैट सामने आए जिसमें वो अलग अलग तरीकों से पैसे मांग रहा है, सैलरी बोल रहा है कि मुझे एडवांस दे दीजिए, और उसी पैसे का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया। इस तरीके के सबूत एनआईए के पास है, तो ये तमाम ग्राउंड जो है वो दिए गए हैं। लेकिन इरफान, जो कि इन सभी डॉक्टर्स को एक साथ मिलाने का काम इरफान ने किया, उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। और मुजम्मिल रोजाना कुछ नया ऐसे खुलासे कर रहा है, जो कि एनआईए को ग्राउंड पर और सबूत इकट्ठे करने की एक तरीके से कोशिश एनआईए की है और यही कारण है कि इन चारों को 10 दिन की रिमांड जो है वो और बढ़ा दी गई। लेकिन अगर हम आरिफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम दानिश की बात कर रहे हैं और शोएब, इन तीनों को भी आज जो एनआईए कोर्ट लेकर पहुंची और ये ऑलरेडी एनआईए की कस्टडी में। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बातें भी बताई जा रही है, एनआईए की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। कुछ का ये कहना है कि कुछ हैंडराइटिंग, कुछ लिटरेचर इस तरीके का इन लोगों के पास से मिला है, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग को वेरीफाई करना है और जज के सामने ही उस हैंडराइटिंग को वेरीफाई कराया गया है। इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर सामने आएगा उसमें इन कयासों पर भी एक तरीके से बिल्कुल जतिन, और रियलिटी क्या है, अब और भी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जो 10 दिन की रिमांड मिली है उसमें मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जतिन, तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए ने अल-फलाह के 30 डॉक्टरों से पूछताछ के बाद आतंकी उमर को लेकर कई चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि दिल्ली धमाकों को अंजाम देने वाला आतंकी उमर सिर्फ उन्हीं लोगों के करीब था जो जैश के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। आतंकी उमर को लेकर और क्या क्या खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली धमाके की जांच कर रही एनआईए के रडार पर अब अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के 200 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है। एनआईए जैश के व्हाइट टेरर नेटवर्क के खुलासे के लिए हर उस आरोपी को टारगेट पर ले रही है जिसने जैश के आतंकी मॉड्यूल में कोई न कोई किरदार अदा किया है। इसी कड़ी में एनआईए ने अल-फलाह के 30 डॉक्टर से पूछताछ की है, जिसमें दिल्ली धमाके का ट्रिगर दबाने वाले आतंकी उमर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वीडियोस के जरिए उमर एक मैसेज क्रिएट करता था और शुरुआत से जो जांच एजेंसी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है एनआईए, वो शुरुआत से ये इशारा कर रहे हैं कि उमर की सोच आईसिस के तर्ज पर थी। वो उसी तर्ज पर वीडियो बनाता, बरगलाने वाली बातें करता और उसको अपने जो डार्क वेब थे, जो दूसरे पेजेस थे, वहां पर सर्कुलेट करता था। और जिन लोगों को ये वीडियोस भेजा करता था वो देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं, जिन लोगों को क्रैकडाउन करने का, उनको पकड़ने का, उनकी काउंसलिंग करने का, वो उमर के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इस तरीके के डार्क पेजेस पर वो क्यों एक्टिव थे, ये तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जैश के व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल और अल-फलाह के डॉक्टर्स के बीच कनेक्शन का पर्दाफाश करने के लिए सभी डॉक्टर्स से आतंकी उमर को लेकर अलग अलग सवाल जवाब किए, जिसमें कई डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि आतंकी उमर कुछ लोगों से ही मिलना जुलना पसंद करता था। वो चुनिंदा लोगों को ही अपने कमरे के अंदर आने देता था। उसका व्यवहार बाकी डॉक्टर्स के साथ काफी रूड था।
एनआईए को बहुत चौंकाने वाली बातें इन डॉक्टर्स के स्टेटमेंट के बाद पता लगा कि उमर बहुत ही रूड रहता था। वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता था, बहुत रूडली बात करता था और ख़ास तौर पर जो एक तरीके से दूसरे समुदाय के लोग हैं उनसे व्यवहार उसका अच्छा नहीं था। ये भी जानकारी मिली कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज उमर के रूम में पहुंची तो उसका रूम बेहद गंदा रहता था। लेकिन तमाम जो 30 डॉक्टर से उमर के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो ये बताया गया कि उमर अपने कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था। गिने चुने लोग होते थे जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शामिल था और डॉक्टर शाहीन जो है वो शामिल थी और एक शोएब नाम का जो शख्स है। सिर्फ ये 3-4 लोग ही जो उमर है उसके कमरे में जा सकते थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ज्यादातर डॉक्टर्स ने उमर के साथ करीबी रिश्तों से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने भले ही उमर के व्यवहार का हवाला देकर उसके साथ संबंधों से किनारा कर लिया है, लेकिन एनआईए की जांच अलग ही एंगल पर चल रही है क्योंकि एनआईए के रडार पर वही 30 डॉक्टर्स हैं जिनके फोन से डेटा डिलीट होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का पूरा फोकस ये जानने में है कि डॉक्टर्स के डिलीट किए गए डेटा फाइल में कौन सी जानकारी दर्ज थी। उमर का एक फोन जो कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, उस फोन को जब खंगाला गया तो ये पता लगा कि 4 वीडियो दरअसल उमर ने बनाए थे, जिसमें से एक वीडियो हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे वो जिहाद को और ह्यूमन बॉम्बिंग को प्रमोट करता हुआ नजर आ रहा था, उसको सही रास्ता बता रहा था। उसी तर्ज पर 3 और वीडियो उमर के द्वारा बनाए गए थे। ये वीडियो उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किए थे। ये वो प्लेटफॉर्म थे जिसमें से एक ग्रुप जो कि चीनी भाषा में उसका टाइटल है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रैकडाउन किया। आपको बता दें कि लाल किले के पास धमाका करने वाले आतंकी उमर का एक फोन जम्मू कश्मीर पुलिस के कब्जे में भी है, जिसमें उमर के फोन से 4 वीडियो जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसमें एक वीडियो में आतंकी उमर जिहाद और ह्यूमन बम को सही ठहराता दिख रहा है, जबकि बाकी के 3 वीडियोस भी उमर ने ही बनाए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने ऐसे कई वीडियोस जैश के व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स को शेयर किए हैं। यही वजह है कि एनआईए अब यह जानने में लगी है कि उमर के वो मददगार कौन थे जो लगातार उमर को मदद भी मुहैया कराते रहे और जैसे ही उमर ने धमाका किया वो जैश के आतंकी मॉड्यूल में होते हुए परछाई की तरह गायब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी कड़ी में अब एनआईए को आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए नकद मिले हैं। सवाल है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास आया कहां से? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर मौका मुआयने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई थी, जहां शाहीन के कमरे की तलाशी में एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी के बाद एनआईए ये जानने में लगी है कि आतंकी शाहीन के पास इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आया। पहले एनआईए की टीम शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर शाहीन को एक लॉकर बतौर डॉक्टर अलॉट किया गया था, उस लॉकर की जांच की गई। लॉकर की जांच करने के बाद कमरा नंबर 22 में एनआईए की टीम पहुंचती है और वहां से जब अलमारी को खंगाला गया और जांच की गई तो एक पॉलिथीन के अंदर कुछ कैश बरामद हुआ। जब उस कैश को गिना गया तो उसकी संख्या तकरीबन 18 लाख रुपए थी। शाहीन लगातार ये बोलती रही कि उसकी सैलरी का ये पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एनआईए ने बैकग्राउंड को खंगाला तो पता लगा कि 25 सितंबर को भी शाहीन ने गाड़ी खरीदी थी। वो भी गाड़ी, जो ब्रेजा गाड़ी थी, वो कैश में ली गई थी, यानी कि 12 से 14 लाख रुपए उस गाड़ी को खरीदने में अभी 2 महीने पहले सितंबर 25 की ये बात है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 18 लाख रुपए अलमारी से मिलना और 12 से 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, यानी कि 30 से 32 लाख रुपए, ये पैसा शाहीन के पास कहां से आया? और इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर में इस समय शाहीन से पूछे जा रहे हैं।